बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद सभी राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। चूंकि बजट सत्र शुरू होने जा रहा है 20 तारीख से और विपक्ष अपनी अपनी तैयारी कर रहा है, कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर, इनेलो भी अपने मुद्दों को लेकर, तो कैसे देख रहे हैं सर, क्या हंगामेदार रहने वाला है आने वाला जो बजट सत्र है? और जिस तरह के मुद्दे जिन पर रिएक्शन अभी विपक्ष के आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि क्या इस बजट सत्र में होगा? आपका एनालिसिस क्या कुछ कह रहा है? शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं सर। देखिए, पहले तो कोई भी सत्र हो उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस रहती है। और क्योंकि अब सारा प्रदेश उसको देखता है, आप जानते हैं कि उसका सीधा प्रसारण भी होता है, आप लोगों के माध्यम से भी जो भी कार्रवाई होती है वो लोगों तक पहुंचती है। और बजट सत्र में इसलिए भी, वैसे तो देखिए मैं आपको बताऊं कि प्रदेश के स्तर पर बजट में बहुत ज्यादा गुंजाइश होती नहीं है ऐसी कि कोई बहुत ऐसा फैसला हो जाए जिससे कि कोई आम जनता को बहुत अधिक प्रभावित करने, मतलब अगर हम केंद्रीय बजट से तुलना करेंगे तो केंद्रीय बजट के में इस प्रकार के बहुत सारे अवसर होते हैं जहां पर लोगों की सीधी निगाह रहती है। उदाहरण के लिए इनकम टैक्स की बात हो जिससे सब लोग जुड़े होते हैं, या एक्साइज की बात हो, या स्लैब्स की बात हो, अलग अलग उसकी बात हो, टैक्स की बात हो, ये सारी चीजें रहती। हरियाणा में जो प्रदेश का बजट है वो एक लेखा जोखा जरूर होता है, और पिछले कुछ वर्षों में आपको मालूम होगा कि इवन की जो हरियाणा का बजट साइज है वो पंजाब से भी अब बड़ा हो गया है। तो हरियाणा निश्चित ही, अगर अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना करें तो उनकी तुलना में एक फाइनेंशियली अधिक समृद्ध राज्य अब बन चुका है। और आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे वित्त मंत्री का जो कार्यभार है वो मुख्यमंत्री के पास है, तो निश्चित तौर पे वही बजट को प्रस्तुत करेंगे। और सभी विधानसभा क्षेत्रों से, सभी विधायकों से भी इस संबंध में राय ली जाती है, और काफी पहले से एक एक्सरसाइज शुरू शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गया बजट की बात कि उसमें कोई नई, ऐसा नहीं होता कि कोई नया कर आ जाए या कोई नई छूट आ जाए, वो अब सिस्टम अब नहीं रहा है पहले की तुलना में, क्योंकि बहुत हद तक जो है वो एक सेट प्रोसीजर होता है बजट में। फिर भी सरकार अपनी नीतियों को स्पष्ट करती है, अपनी योजनाओं को उसके माध्यम से स्पष्ट करती है, और फिर उसके बाद डिबेट भी होती है, जो कि बजट पे बोलते समय बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, और वो अपनी तरफ से घेरने की कोशिश भी करता है। और फिर उसका जो एक प्रोसीजर हमारा बना हुआ है, उसके बाद उसका एक रिप्लाई होता है, जो 2.2 लाख करोड़ का बजट, क्योंकि वित्त मंत्री मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित तौर पे जो भी बिंदु उठते हैं उनमें वो उसका रिप्लाई करते हैं। सारे पॉइंट्स को नोट किया जाता है। आप जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री सारा समय सदन में हो या ना हो, वो सारे पॉइंट जो बोले जाते हैं उनको नोट करके एक पूरी ब्रीफिंग होती है, और फिर उनका रिप्लाई तैयार किया जाता है। तो विपक्ष की तरफ से जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं। किसानों का मुद्दा हमेशा ही इस देश में, और खासतौर पे हरियाणा, पंजाब जैसे जो राज्य हैं वहां पे राजकुमार जी, आप डोमिनेट म्यूट कर करता लीजिए ही सर करता है। प्लीज। और अभी तो वैसे भी आपको मालूम है कि जिस तरह से केंद्र के स्तर पर भी जो पीछे डील वगैरह हुई है, उसको लेके कई तरह की आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही कि किसानों पे, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह पे असर उसका पड़ सकता है। लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा वो अलग चीज है, लेकिन प्रदेश स्तर पर भी खास तौर पे जो किसानों के मुद्दे हमेशा उठते ही हैं। और मुआवजे की बात हुड्डा साहब ने भी कही है, आपने देखा होगा जो पॉइंट्स हैं। कानून व्यवस्था की बात हमेशा ही रहती है, बेरोजगारी की बात हमेशा ही रहती है। बहुत सारे कुछ एचपीएससी से जुड़े मामले भी पिछले दिनों में उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री अपने दीपेंद्र हुड्डा ने भी उसको लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। ठीक है। बार बार स्टेटमेंट दिए हैं कि हरियाणा के लोगों को पर्याप्त नौकरियां नहीं मिल रही। और इसी तरह से बुजुर्गों की जो पेंशन वगैरह में जो कटौती हुई है, जिस मुद्दे को ये कहा जा रहा है कि उसमें जो संख्या है वो कम हुई है, उसमें कटौती हो रही है। और राशन कार्ड को लेकर, बीपीएल की बात को लेकर, तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सदन में उठाने की कोशिश की जाती है। तो सरकार के खिलाफ कई तरह के मतलब विपक्षी ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, कई इस तरह की चीजें होती हैं जो स्पीकर फिर स्वीकार करते हैं। हालांकि बजट में क्योंकि बहस में सभी को समय आवंटित होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो हमें उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि वॉकआउट या निलंबन, अभी आप पार्लियामेंट में देख ही रहे हो जो माहौल बना हुआ है, बिल्कुल। तो उसकी अनुगूंज हरियाणा विधानसभा में उतनी ना सुनाई दे, कार्रवाई ठीक है। थोड़ी स्मूथ चले, और लोगों को भी मुद्दे उठाने का मौका मिले, अपने हम्म। क्षेत्र के मुद्दे भी उठाने का मौका मिले हम्म। जो विधायक हैं।
और आपको मालूम ही है बहुत सारे नए विधायक भी बिल्कुल। चुनकर आए हैं। तो वो उम्मीद करी जानी चाहिए, बल्कि कई बार आप जानते ही होंगे कि विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए स्कूलों के बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को भी स्पेशली निमंत्रित किया जाता है। वो लोग जाते हैं, देखते हैं, तो वो भी उस चीज से ग्रहण करते हैं कि बिल्कुल। हम विधानसभा में किस प्रकार से आप की कार्यवाही आप चलाते हैं, कैसे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना व्यवहार रखते हैं। तो ठीक है। इसलिए और जहाँ तक हंगामे की बात है, वो हम चाहे जितनी भी बात कर लें, वो हंगामे तो कुछ मुद्दों पे होते ही होते हैं, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि जब तक हंगामा नहीं करेंगे तब तक उनकी सुर्खी नहीं बनेगी, और तब तक उस बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। हम्म। तो इस वजह से कई बार सार्थक चर्चा की जगह हंगामों में ज्यादा टाइम निकल जाता है। ठीक है सर। स्पेसिफिक मुद्दे हरियाणा से जुड़े हुए आपके जहन में क्या आ रहे हैं जिन पर प्रावधान जरूरी है? और दूसरा ये कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है वो उनमें आपको कितना दम नजर आता है? कौन सा मुद्दा जो है वो बेहद जरूरी हरियाणा के लिहाज से हो जाता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो सबसे बड़ी जो चीज है वो किसानों का ही है। जो सबसे बड़ा वर्ग होता है किसान, जो हमारे प्रदेश के हैं, उनको समय पर मदद मिले, उनको समय पर बीज, समय पर खाद, समय पर उनको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो उनकी फसल है वो समय से बिके। अगर मौसम के कारण कोई नुकसान है तो उसकी भरपाई वक्त से हो और पर्याप्त हो। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होता है। हाँ। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, जो युवाओं का है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि कुछ राज्यों में, हरियाणा में भी वो चीजें धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन कुछ राज्यों में, खास तौर पे पंजाब में और उसके बाद अब हिमाचल में, जो नशे की समस्या है वो कितनी बड़ी हो चुकी है और किस तरह से उसमें युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और हरियाणा में संयोग से अभी उस स्तर की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि ये इस तरफ हमें सतर्क रहना चाहिए। और उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, जो अभी भी बात चल रही थी, कि एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो और रोजगार की जो साधन है वो मुहैया कराएं, क्योंकि वही दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से फिर आगे जाके जो युवा हैं वो सही रास्ते पे, उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होती है। तो बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। और फिर जो एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हर बार रहता है और सेशन में भी उठता है, वो कानून व्यवस्था का है, क्योंकि हर आदमी को ये उम्मीद होती है कि राज्य उसको सुरक्षा मुहैया कराएगा। जी। और वो भी अगर ना हो, क्योंकि बहुत बार मैं कहता हूँ कि देखिए, कोई अपना लालन पालन या अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी कैसे भी करके साधन ढूंढता है और मेहनत करता है, लेकिन अगर उसको ये भी भरोसा ना हो कि वो उससे नाजायज तरीके से कोई छीन नहीं लेगा, या अगर उसका बच्चा बाहर जा रहा है या बच्ची बाहर जा रही है और वो सुरक्षित घर आने की भी उसकी गारंटी अगर राज्य नहीं मुहैया कराएगा, तो उस राज्य का फिर कोई होने ना होने का कोई मतलब नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी होती है, कोई भी जो सरकार हो। और लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे सरकार को किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों का, सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये तो बुनियादी, बाकी तो जो हेल्थ की बात है या और जो सरकार की तमाम जिम्मेदारियां हैं जी। वो रहती हैं। कई सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, जैसे अभी मैंने बताया, बुढ़ापा पेंशन काटने की बात है, या बीपीएल परिवारों को लेकर जो बात हुई थी, काफी की संख्या कम हुई, इलेक्शन के बाद नाम काट दिए गए, इलेक्शन से पहले नाम बढ़े। तो ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार जो हो, उसकी ये दायित्व तो बनता है ठीक है। कि वो लोगों की सभी अपेक्षाओं को तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन जो बुनियादी बातें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, या अगर रोजगार की बात भी है तो उसमें पारदर्शिता हो, लोगों को ये भरोसा हो कि जो प्रक्रिया है उससे मेरिट के आधार पर ही चयन होते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये जो बाहरी इनसाइडर आउटसाइडर, इससे तो देखिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जिन लायक वाले भी जो ये बात विपक्ष के लोग कह रहे हैं कुछ परीक्षाओं में कि जी उतने उम्मीदवार नहीं सफल हुए, तो उस, अगर बाहर की बात थी तो उसमें भी बाहर के लोग थे। ऐसा तो है नहीं कि उसमें परीक्षा देने वाले जो है केवल वो थे और वो सफल नहीं हुए, और बाहर वाली जो बाकी सब्जेक्ट्स में, बाकी परीक्षाओं में बाहर के लोग थे इसलिए वो पास हो गए। तो वो उस दृष्टिकोण को तो हमें छोड़ना चाहिए। हाँ, इस दृष्टिकोण को हमें जरूर रखना चाहिए। दो चीजें, एक पारदर्शिता से चयन हो और दूसरा तेजी से हो। जी। कई बार आप जानते हो कि कोई रिक्तियां आती हैं, उसमें 2-2 साल उसको भरने में लग जाते। हम्म। तो ज्यादा ध्यान इस चीज में होना चाहिए कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक है। प्रक्रिया पूरी हो पाए। अब क्योंकि एक संख्या ज्यादा होती है और सारी सीमाएं होती हैं, तो निश्चित ही उसमें समय लगता है, लेकिन उसको कितना कम कर किया जा सकता है और कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकता है, जी। वो दो चीजें बहुत ठीक है। ज्यादा महत्वपूर्ण है नौकरियों से रिलेटेड, अगर हम बात करें तो। हम्म। और बाकी मैंने बताया है कि किसान तो इस देश में
बिल्कुल। पिछले 75 साल से अपने अधिकारों के लिए या अपने हकों के लिए बाट ही जोड़ा है, और आज भी वो उतनी समस्याओं से ग्रस्त है। ये बहुत बड़ी है, कहने के लिए हम अन्नदाता कह देते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे को खिलाने की, दूसरे के पेट भरने की क्षमता रखता है, उसका अगर अपना ही पेट आधा रह जाता है या उसको अपना पेट काटना पड़ता है, तो ये सबके लिए सोचने की बात है। कितने सालों की राजनीति में हमने किसानों को हमने क्या दिया है? इतनी सरकारें आके चली गई और किसानों के मुद्दे जस के तस खड़े हैं। उसके सामने आज भी सर्वाइवल का इशू है। कोई भी आदमी, आप देखिए, हर आदमी गांव में जाकर खेती करना कोई फायदे का सौदा नहीं माना जाता है, इसीलिए लोग शहरों की तरफ जाते हैं, नौकरियों की तरफ भागते हैं। तो उस पर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ठीक है। वो सबसे, उस मुद्दे को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाए। खासतौर पे हरियाणा जैसे राज्य में जो कृषि प्रधान है, जिसने हरित क्रांति के बाद बहुत बड़ा योगदान दिया है देश को बिल्कुल। अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में। आज ये जो इतनी बातें चल रही हैं कि ट्रेड डील में अमेरिका से कृषि उत्पाद ना आए, ये ना आए, तो जो पुराने लोग हैं उनको याद है कि एक जमाने में किस तरह से खाद्यान्न के लिए भी आप निर्भर थे बिल्कुल। दूसरे देशों पर। और आज ये स्थिति है कि हम इस बात को लेकर सजग हैं कि कहीं बाहर से कोई प्रोडक्ट ना आए जिससे बिल्कुल, कि हमारे ये अपने बड़ी बात किसानों है। को नुकसान हो। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा